हाँ, तो विद्यार्थियों, कल अपन ने प्रबंधकीय लेखांकन की निर्णयन में क्या भूमिका थी तथा प्रबंधकीय लेखांकन की तकनीकों एवं यंत्रों के बारे में अध्ययन किया था। इसके पश्चात अपन ने प्रबंधकीय लेखांकन के उद्देश्य और महत्व भी जाने थे। आज अपन प्रबंधकीय लेखांकन की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबंधकीय लेखा विधि के कार्यों और महत्व के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह प्रबंध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी प्रबंधकीय लेखा विधि की कुछ सीमाएं हैं। पहली सीमा है संबंधित विषयों के ज्ञान की कमी। इसका मतलब होता है कि प्रबंधकीय लेखा विधि का अधिकतम फायदा तभी उठाया जा सकता है जबकि उच्च प्रबंधकों को उन सभी विषयों की जानकारी हो जिनका प्रयोग प्रबंधकीय लेखाकार द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण करते समय प्रयोग किया गया है। अर्थात प्रबंधकीय लेखाकार ने जो जो तकनीकें यूज करके आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, यदि उन तकनीकों के बारे में उच्च प्रबंध को ज्ञान नहीं है तो उनको सही तरीके से समझने और उनके समाधान एवं स्वयं की उचित भागीदारी उच्च प्रबंध उसमें नहीं निभा सकते। दूसरी सीमा है अंतर्ज्ञानीय निर्णय। अर्थात प्रबंधकीय लेखा विधि की तकनीकों के प्रयोग से निर्णयन के लिए प्रस्तुत सूचनाएं वैज्ञानिक होती हैं। फिर भी सरलता की वजह से प्रबंध का निर्णय या उच्च प्रबंध का निर्णय अंतर्ज्ञानीय ही होता है। समन्वय का अभाव। तो तीसरी सीमा है समन्वय का अभाव, कोऑर्डिनेशन। निर्णय लेने के बाद यदि प्रबंध के समस्त स्तरों पर उनका क्रियान्वयन न हो और सभी विभागों में आपसी समन्वय के माध्यम से इनके क्रियान्वयन हेतु लगातार प्रयत्न न किया जाए तो निर्णयन का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए केवल निर्णय करना ही या निर्णय लेना ही बहुत कुछ नहीं है। निर्णय को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों में आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और न हो तो ये उच्च प्रबंध का दायित्व है कि वे समन्वय स्थापित करें और यदि उसका अभाव रहेगा तो पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। चौथी सीमा है विस्तृत क्षेत्र। विषय सामग्री की उपलब्धता लागत और वित्तीय लेखों के द्वारा होती है और विभिन्न विषयों के ज्ञान का प्रबंध लेखाकार रह जाए तो सारी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इससे न केवल पूर्वानुमान बल्कि निर्णय भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस विषय का क्षेत्र विस्तृत है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत है और थोड़ी सी लापरवाही भी या उसमें कहीं भी कमी रह जाए तो पूर्वानुमान निर्णय में गलती रह सकती है। पांचवी सीमा है विकासात्मक अवस्था। अर्थात यह विषय अपने विकास अवस्था में या विकासात्मक अवस्था में होने के कारण इसके यंत्रों एवं तकनीकों में सुधार के साथ साथ वैचारिक परिवर्तनशीलता विद्यमान है। इसके क्रियान्वयन में संकोच की स्थिति इसलिए बनी रहती है कि कहीं और कोई परिवर्तन हो गया तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली निर्णय नहीं हुआ तो गलती रह जाएगी। छठी सीमा है लागत एवं वित्तीय लेखांकन पर आधारित। प्रबंधकीय लेखा विधि और प्रबंधकीय लेखाकार स्वयं प्रबंधकीय निर्णयों के लिए जो आंकड़े हैं वो वित्तीय और लागत लेखांकन से प्राप्त करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़े एक तो पुराने होते हैं, उसके अलावा इन आंकड़ों में मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों का समायोजन नहीं होता। जब तक मूल्य स्तर में जो परिवर्तन हुआ है उसका समायोजन न हो तब तक इन आंकड़ों के आधार पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं, निष्कर्ष निकाल जाते हैं, वो संदिग्धता के घेरे में रहते हैं। अगली सीमा है प्रशासन का विकल्प नहीं। प्रबंधकीय लेखा विधि प्रशासन को सहायता कर सकती है पर उसका विकल्प नहीं बन सकती।
अर्थात प्रबंधकीय लेखा विधि उच्च प्रबंध को निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्पों के साथ आंकड़ों में सारी चीज़ें प्रस्तुत करती है, परंतु प्रबंधकीय लेखाकार स्वयं निर्णय नहीं लेता, न आंकड़े स्वयं निर्णय लेते हैं। यह कार्य प्रशासन को सहायता करने का है, स्वयं निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए ये प्रशासन का विकल्प नहीं हो सकते। प्रशासन तो प्रशासन ही होता है, उसको ही निर्णय करना पड़ता है। अगली सीमा है विरोध। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी नई चीज़ लागू हो तो संस्था के अंदर ही प्रबंधकों में ही आपस में उसका विरोध होता है, क्योंकि नए चीज़ को सीखने में हर व्यक्ति को हिचक होती है। यह विधि लागू करने के कारण जो पहले से चली आ रही संचालन प्रक्रिया है उसमें बुनियादी परिवर्तन आ जाते हैं। इसलिए शुरू में कुछ प्रबंधक जो खुद को परिवर्तित नहीं करना चाहते वो इसका विरोध भी करते हैं। अगली सीमा है खर्चीली, मतलब ये प्रणाली खर्चीली है क्योंकि इसे अपनाने से बहुत सारे विस्तृत नियमों का निर्माण करना पड़ता है। कार्य प्रणाली थोड़ी विस्तृत हो जाती है, उसके लिए व्यापक संगठन संरचना में भी परिवर्तन करना होता है। इतना सारा करने से संस्था का खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए छोटी संस्थाओं के लिए ये खर्चीली सिद्ध होती है। आखिरी सीमा है विषय निष्ठता का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। प्रबंधकीय लेखा विधि के अंतर्गत समस्त विवरण प्रबंधकीय लेखाकार तैयार करता है। इनका निर्माण लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं, सांख्यिकी एवं प्रबंधकीय लेखा विधि की तकनीकों आदि का प्रयोग कर लेखाकार स्वयं की बुद्धि भी लगाता है इसमें, और तार्किक क्षमता भी उसमें समायोजित करता है। बुद्धि और तार्किक क्षमता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, समान नहीं होती सभी व्यक्ति में, इसलिए व्याख्या और निर्वचन में परिवर्तन की संभावना रहती है। ये हुई प्रबंधकीय लेखांकन की सीमा। इसके पश्चात अपन अध्ययन करेंगे वित्तीय लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन में क्या अंतर है। जैसा कि अपन वित्तीय लेखांकन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके, प्रबंधकीय लेखांकन के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसके आधार पर शॉर्ट में आपको इनके अंतरों के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहला अंतर है कि वित्तीय लेखांकन में लाभ हानि और अर्थस्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखा विधि में निर्णयन के लिए प्रबंधकीय लेखाकार आंकड़े प्रस्तुत। दूसरा है वित्तीय लेखांकन पूरी संस्था के व्यवहारों का होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन आवश्यकता अनुसार वस्तु या विभाग के आंकड़ों के हिसाब से प्रस्तुत किए जाते हैं। अर्थात वित्तीय लेखांकन पूरी संस्था के सारे व्यवहार का सारांश होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में वस्तु या विभाग की जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार आंकड़े प्रबंधकीय लेखाकार प्रस्तुत करते हैं। तीसरी है वित्तीय लेखांकन में वास्तविक आंकड़े प्रदर्शित होते हैं, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में प्रोजेक्टेड, जिसको अपन कहते हैं बनावटी आंकड़े प्रदर्शित होते हैं, अनुमानित आंकड़े प्रदर्शित होते हैं। चौथा है वित्तीय लेखांकन की घटनाएं भूतकाल से संबंधित होती हैं, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन से संबंधित सूचनाएं हैं वो भविष्य के पूर्वानुमान होती है, अर्थात भविष्य के अनुमान प्रदर्शित करती है। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत लेखन तथा विवरण पत्रों को तैयार करते समय सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की पालना करना आवश्यक होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में उद्देश्यों के अनुसार प्रयुक्त विषयों की तकनीकों के सिद्धांतों का पालन करना होता है, केवल लेखा सिद्धांतों का नहीं। इसका मतलब है कि जैसा ऑब्जेक्ट है व्यापार का, उसके हिसाब से जो विषय और तकनीकें प्रयोग की जाएगी उसके अनुसार ही उनका पालन किया जाएगा। उसके बाद है वित्तीय लेखांकन को अपनाना अनिवार्य है, क्योंकि हर एक संस्था को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, आजकल छोटी संस्थाओं को भी
लोन वगैरह लेना पड़ता है तो उसको अपने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, सीए से ऑडिट भी करवाना पड़ता है। तो एक तरह से ये अनिवार्य हो गया है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन ऐच्छिक है। वित्तीय लेखांकन में अंकेक्षण करवाया जाना ऐच्छिक है, परंतु कंपनियों के लिए या कुछ सरकारी नियमानुसार टैक्स ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है, तो उनके लिए पर्याप्त प्रमाणक उपलब्ध रहते हैं। प्रमाणक का मतलब वाउचर्स है, प्रूफ ऑफ पेमेंट, प्रूफ ऑफ रिसीट्स, इनको प्रमाणक बोलते हैं। तो अंकेक्षण तभी होगा जब पर्याप्त प्रमाणक उपलब्ध होंगे, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में कोई प्रमाणकों की जरूरत नहीं है, न अंकेक्षण की जरूरत है। अगला है, वित्तीय लेखांकन में केवल मुद्रा में व्यक्त होने वाली मौद्रिक घटनाओं का ही लेखा होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में मुद्रा में व्यक्त की जा सकने वाली तथा जिनका मौद्रिक माप संभव नहीं हो, जैसे मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण आदि, उन सभी घटनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है, वित्तीय लेखांकन में लेखा करते समय अंतिम खाते जनता के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में आंकड़े उच्च प्रबंध को प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब उच्च प्रबंध के लिए बनाए जाते हैं। इस वित्तीय लेखांकन में केवल वास्तविक लागतें ही लेखांकित होती है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में वास्तविक के साथ साथ भावी अनुमान लगाने हेतु काल्पनिक आंकड़े, काल्पनिक लागतें भी शामिल की जाती हैं। अगला अंतर का कारण है कि वित्तीय लेखांकन में सूचनाओं का संवहन, कम्युनिकेशन धीमी गति से होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में सूचनाओं का संवहन तीव्र गति से होता है। इसी प्रकार वित्तीय लेखांकन में सूचनाओं का संबंध बाह्य पक्षों से होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में आंतरिक पक्ष मतलब प्रबंध से होता है। इसी प्रकार वित्तीय लेखांकन का क्षेत्र संकुचित है, खुद व्यापार तक ही सीमित है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में लागत और वित्तीय लेखांकन के साथ साथ अन्य विषयों का और अन्य तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए वित्तीय लेखांकन की तुलना में प्रबंधकीय लेखांकन का क्षेत्र व्यापक है। वित्तीय लेखांकन में सामान्यतः लेखा 1 वर्ष का होता है, उससे कम का भी हो सकता है पहले साल में, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में विवरण प्रबंध की आवश्यकता अनुसार, मतलब जैसी प्रबंध की जरूरत हो उसके हिसाब से वर्ष में 1 बार या 1 बार से अधिक भी जैसी परिस्थिति हो तैयार किया जाता है। जहाँ तक शुद्धता की बात है, वित्तीय लेखांकन में शुद्धता की संभावनाएं अधिक होती है, जबकि प्रबंध के लेखांकन में अपेक्षाकृत कम शुद्धता पाई जाती है। जहाँ तक कार्यभार के स्तर का या कार्य के स्तर का संबंध है, वित्तीय लेखांकन का कार्य निम्न प्रबंध के स्तर पर किया जाता है, अर्थात अकाउंट्स क्लर्क के लेवल का, अकाउंटेंट के लेवल का, जबकि प्रबंध के लेखांकन का जो कार्य है वो उच्च प्रबंध के स्तर पर होता है, निर्णयन का, टॉप मैनेजमेंट लेवल का। इसी प्रकार योग्यता की बात है तो सीमित योग्यता वाला व्यक्ति भी वित्तीय लेखांकन का कार्य कर सकता है, जबकि प्रबंध के लेखांकन का कार्य करने के लिए विशिष्ट योग्यता होना आवश्यक है। इसी प्रकार बात लेखा प्रणाली की करें तो वित्तीय लेखांकन का कार्य इकरा दोहरा लेखा प्रणाली से किया जा सकता है, जबकि प्रबंध के लेखांकन तो आंकड़ों का प्रेजेंटेशन है, इसमें कोई निश्चित लेखा प्रणाली नहीं होती। अब प्रारूप की बात आती है तो वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, उनका कानूनन प्रारूप निर्धारित होता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में प्रबंधकीय लेखाकार अपने आवश्यकता अनुसार प्रारूप में परिवर्तन कर सकता है। और इसके बाद में कार्य पद्धति लास्ट इसके अंतर का आधार होगा, जिसमें वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आय, व्यय, लाभ, हानि, व्यक्तिगत और संपत्ति संबंधी खाते अर्थात प्रत्येक व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब वित्तीय लेखांकन में जो तीनों प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत, लाभ, हानि संबंधी, इन सब पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि प्रबंधकीय लेखांकन में वस्तु और विभाग के अनुसार लागतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।